हमने किन को कहा था? तब्दीलियाँ, तगय्युरात, चेंज इन करेक्टरिस्टिक्स या चेंज इन ट्रेड्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब उसकी हमने वजूहात भी देखी थी, कॉजेज़ भी देखे थे। अब ये जो वेरिएशंस हैं दैट लीड्स टू एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें, चेंज इन करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स in a population or organism over a course of generations। नस्ल दर नस्ल मुंतकली के बाद खुसूसियात में तब्दीली का आना, दैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन, इर्तिका। अब किसी एक पर्सन के अंदर किसी तब्दीली का आ जाना एवोल्यूशन नहीं होता। खुसूसियत का बदल जाना किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, तो वो एवोल्यूशन नहीं होता। हमने इसमें डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन, नस्ल दर नस्ल मुंतकली के बाद कोई तब्दीली अगर आती है किसी जानदार में, तो दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। अब फॉर एग्जाम्पल किसी की टांग कट जाती है, पहली तो बात वो ट्रेट नहीं है। अब वो करैक्टरिस्टिक तब्दील चाहे हो गया, लेकिन वो एवोल्यूशन नहीं है, उसके जेनेटिक मेकअप में शामिल नहीं हुआ और कोई नई शय नहीं बनी। वो पहले से मौजूद चीज़ में डिफेक्ट आया और वो भी फिनोटाइप में है, जेनेटिक मेकअप में नहीं है उसके। वो भी उसकी खुसूसियत नहीं है, जो कि ट्रेट नहीं है, जो कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट होनी है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इंक्लूड्स टू मेजर प्रोसेसेस। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में दो मेजर प्रोसेस होते हैं तो वो एवोल्यूशन होता है। फर्स्ट वन, अल्टरेशन इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अल्टरेशंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी? ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिक हैं। ओवर अ टाइम, एक अरसा लगता है उन्हें, जेनेटिक मेकअप में तब्दीलियां आती हैं, फिर नई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं। नंबर सेकंड, क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल टाइप। नए जानदार बनते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल टाइप। अब ये दो मेन प्रोसेसेस होंगे तो एवोल्यूशन होगा। अब बेटे एवोल्यूशन के मुतल्लिक डार्विन एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने वॉयेज के दौरान HMS बीगल, उस बहरी जहाज का नाम था जिसमें उन्होंने सफ़र किया, तब उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पेश की थी। थ्योरी ऑफ,
अब ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ये एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा फितरत, नेचर, कुदरत वो मुंतखब करती है जानदारों को। अब उसका बेसिक प्रिंसिपल जो था वो ये था कि द फिटेस्ट सर्वाइव्स। जो सबसे फिट होगा वो बच जाएगा, जो अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेगा वो बच जाएगा। जब वो बचेगा तो वही अपनी नस्ल आगे बढ़ाएगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा, उन्हीं के नंबर्स बढ़ेंगे। अब इसके अगेंस्ट भी एक कॉन्सेप्ट था, दैट वाज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के मुताबिक जितने भी जानदार अब मौजूद हैं वो इसी हालत में पैदा हुए, वो इसी हालत में पैदा हुए। अब ये तो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ी थी किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व हुई और किंगडम प्रोटिस्टा से फिर आगे तीनों किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया जो थी वो इवॉल्व हुई। जबकि ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी आज जितनी भी स्पीशीज आज मौजूद है वो इसी सूरत हाल में पैदा हुई थी। ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन का कॉन्सेप्ट जो है और ये जो मेंडल्स लॉ हमने पढ़े हैं, वो आजकल की जो जदीद स्टडी है वो ये साबित कर रही है कि ये दोनों चीज़ें तकरीबन एक जैसी हैं। डार्विन का कॉन्सेप्ट और आपका मेंडल्स के लॉज जो है वो एक ही सेम चीज़ हैं। अब डार्विन जो थे बेटे, इन्होंने 1838 में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पेश की। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रेजेंट करने वाले कौन है? चार्ल्स डार्विन। अब ये थ्योरी कब पेश की गई? 1838। अब डार्विन ने इस एवोल्यूशन के बारे में बहुत सारा काम किया बेटे। उन्होंने 1859 में एक बुक भी लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये बुक बेटे किस ईयर में लिखी गई? 1859 बाय चार्ल्स डार्विन। अब उसी में उन्होंने मज़ीद डिटेल्स जो थी वो इनकी डिस्कस की कि नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए किस तरह से जानदार, उसमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स जो थे वो भी दिए गए। अब इस थ्योरी को बेटे ज़्यादा एक्सेप्ट ना किया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस। Modern evolutionary theory began in the late 1920s and early 1930s. Some scientists proved that theory of natural selection and Mendelian genetics are the same ideas, just as Darwin had proposed. कि जिस तरह डार्विन ने कहा था उसी तरह ही मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है वो एक जैसी चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब बेटे इसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में अगर हम देखें तो इनको कुछ एग्जाम्पल से हम साबित कर सकते हैं कि ये ठीक है। वो किस तरह से? ये जो फिटेस्ट सर्वाइव वाला फॉर्मूला है
मतलब जो अपने आप को ढाल लेता है अपने माहौल के मुताबिक वो बच जाता है, जो नहीं ढाल पाता वो खत्म हो जाता है। और एक्चुअली वो जीन्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं। वो जब जीन्स खत्म हो जाते हैं तो फिर वो ट्रेड्स भी नहीं आती। अब उन्होंने एग्जाम्पल दी, एक पॉपुलेशन है जिसमें जो थे वो माउस मौजूद थे लाइट कलर के, लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन मौजूद थे और डार्क ब्राउन। अब वहीं पर एक कैट थी। अब वो कैट क्या कर रही थी कि वो लाइट और मीडियम ब्राउन इन चूहों का शिकार करी जा रही थी। अब जब बेटे आहिस्ता आहिस्ता लाइट जीन भी खत्म हो गए, मीडियम जीन भी खत्म हो गए, अब उस पॉपुलेशन में जीन बाकी कौन से बचे? अब जब बचे ही डार्क ब्राउन जीन्स हैं तो वही आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे और कुछ अरसा बाद, कुछ जनरेशंस बाद वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन से माइस रह जाएंगे? अब वो दूसरे जीन्स वहां पे नहीं रहे। इसी तरह एवोल्यूशन की अगर हम एक दूसरी एग्जांपल देखें, इंग्लैंड में मॉथ्स जो हैं, पतंगे, देखें ये बारिश वगैरह में हमारे यहां भी निकल आते हैं, पतंगे कहते हैं उन्हें, तितली की तरह के होते हैं, चौड़े चौड़े पार होते हैं उनके भी। अच्छा, अब बेटे ये दो रंगों में थे, ये डार्क कलर में भी थे और लाइट कलर्ड भी थे। अब इंग्लैंड में जब आप कह लो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो फैक्ट्रियां लगी, कारखाने लगे। उन फैक्ट्रियों कारखानों के लगने से पोल्यूशन बढ़ गई। अब पहले क्या हो रहा था कि ये जो लाइट मथ्स थे ये दरख्तों के ऊपर बैठ जाते थे, दरख्तों के ऊपर वो लाइट कलर थे। जब वो लाइट कलर के ऊपर लाइट पतंगे बैठ जाते थे तो तब वो नजर नहीं आते थे, नजर नहीं आते थे, शिकार नहीं होते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? पोल्यूशन की वजह से फंजाई खत्म होगी, फंजाई खत्म हुआ। अब डार्क कलर की नीचे से पौधों की जिल्द, छाल, बार्क जो थी वो नजर आना शुरू हो गई। अब जब वो लाइट कलर का पतंगा मौत उसके ऊपर बैठता था तो वो आसानी से नजर आ जाता था, शिकार होता रहा, परिंदे खाते हैं उन्हें। जब वो शिकार होता रहा, अब डार्क कलर वाला बैठता है ऊपर तो वो नजर नहीं आता, वो बच गया। तो आखिरकार क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता लाइट कलर मॉथ्स जो थे वो खत्म हो गए उस पॉपुलेशन में। अब सिर्फ कौन से बच गए? अब उन्होंने ही रिप्रोड्यूस करना था, उन्होंने ही अपनी नस्ल जो थी वो आगे बढ़ानी थी। अब दिस टू एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब बेटे इसके साथ साथ एक और मैकेनिज्म चलता है। हम इस एवोल्यूशन में हम भी रोल प्ले करते हैं, दैट इज नेम्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मसनूई तौर पर सिलेक्शन। वो कैसे? हम उन जानदारों को प्रमोट करते हैं, आप कह लो, इन विच वी हैव डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स।
हम अपनी मर्जी की खसूसियात वाले जानदार उनको बढ़ाते हैं और जो अनडिजायर्ड करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम ख़त्म करते चले जाते हैं या कम करते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा दूध देने वाली गाय, अब क्या होगा, क्रॉस किन का करवाया जाएगा, ऐसे कॉम्बिनेशंस ही हासिल किए जाएंगे जिससे हमारे पास ज़्यादा दूध देने वाली गाय पैदा हो। पौधे ज़्यादा पैदावार देने वाले, हम उन्हीं के आपस में क्रॉस कराते चले जाएंगे जो ज़्यादा पैदावार देने वाली फसल होगी, पौधे होंगे। अब ऐसा करना दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब बेटे 11th सेंचुरी जो थी, पर्शियन साइंटिस्ट अबू रेयान बैरूनी, उन्होंने इस टर्म का इंट्रोडक्शन दिया, दैट वाज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। Charles Darwin used this term in his work on natural selection. He noted that many domesticated animals and plants had special properties that were developed by, अब वो किस तरह डेवलप होती हैं, हम जानते बूझते हुए करते हैं। नंबर 1, इंटेंशनल ब्रीडिंग। अब इंटेंशनल ब्रीडिंग किन के दरमियान बेटे, विद डिजायर्ड अमंग इंडिविजुअल विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। किन जानदारों के दरमियान करवाई जाएगी, जिनमें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक की खसूसियात मौजूद होंगे। डिस्करेजिंग द ब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स विद लेस डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डिस्करेज करना है किस ब्रीडिंग को, जो खसूसियात हमें नहीं चाहिए। नंबर 2, डिस्करेजिंग ब्रीडिंग अमंग दैट इंडिविजुअल्स विद लेस डिजायरेबल या अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनमें हमारी मर्जी की खसूसियात मौजूद। अच्छा बेटे, अब यहां पर एक टर्म इस्तेमाल होती है, ब्रीड्स। द ब्रेड एनिमल्स आर कॉल्ड ब्रीड्स। ब्रेड एनिमल्स आर कॉल्ड ब्रीड। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर ब्रेड एनिमल्स। ये वो जानदार या वो जानवर होते हैं जिनमें हमारी मर्जी के ख्वास मौजूद होते हैं, जिनमें हमारी मर्जी के ख्वास मौजूद होते हैं। अब बेटे इनको हम सिलेक्ट करते हैं फॉर ब्रीडिंग, हमारी मर्जी के ख्वास, और इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, कि ये जीन्स जो हैं अब ज़्यादा हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक दूध हासिल करने के लिए अगर एक जानवर हम हासिल कर रहे हैं तो हमारी ख्वाहिश होगी कि ऐसे ही जानवरों में क्रॉस करवाया जाए जिसके रिजल्टेंट जो है वो ज़्यादा दूध देने वाली ऑफस्प्रिंग हो। अगर कोई फार्म बना रहा है गोश्त हासिल करने के लिए तो वो ऐसे ही जीन्स सिलेक्ट करेगा कि जिस क्रॉस के नतीजे में ज्यादा गोश्त देने वाले जानवर। अब इसी तरह पौधे भी ब्रेड होते हैं, प्लांट्स जो हैं उनमें भी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से ब्रीडिंग करवाई जाती है। अब उन पौधों को हम नाम देते हैं वैरायटीज और कल्टीवार्स। द ब्रेड प्लांट्स
या द प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स selected for breeding, they are called varieties or cultivars. अब इसकी आम एग्जाम्पल्स बेटे, आपने अंडे देने वाली मुर्गियां अलहदा होती हैं, गोश्त वाली मुर्गियां अलहदा है, ये ब्रायलर जो है। तो ये आजकल भी आप कह लो कि वाइडली यूज्ड टेक्निक है, दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और वो हम अपनी मर्जी से करवा रहे होते हैं ताकि डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स वाले जानदार जो हैं वो हम हासिल कर सकें।